मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं सेट प्रैक्टिस 1 करा दिया, सेट प्रैक्टिस 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेट प्रैक्टिस में आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 से लेकर आज हम आए हुए हैं मैथ्स का, जो कि अलग अलग सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो चलिए कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए ना। और जब हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार कहते हैं कि हम लोग को बूस्टअप करना है, स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड को बढ़ाने के लिए आप चलिए साथ में चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपका कि ध्यान देंगे, यदि एक पुस्तक विक्रेता अपने अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो यदि कमीशन 15% देगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? ध्यान देना है, 10% कमीशन देगा मतलब 90, 10% कमीशन देगा तो 20% का लाभ होगा मतलब 120। यदि वो कह रहा है कि कमीशन 15% कर दे, यानी कितना हो जाएगा? कमीशन का मतलब छूट 85, 15% 100 में छूट दिया तो कितना हो गया? 85। तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भैया यहाँ 20% का लाभ होगा तो अपने 100 में जोड़ा ना, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी हम जो भी होगा 100 में तो जोड़ेंगे ना। जैसे मान लीजिए X% का लाभ होगा तो कहेंगे 100 प्लस X। चूंकि यहाँ 20% का लाभ होगा तो 100 में आप 20 जोड़े कि नहीं जोड़े? तो प्रश्न को फिर समझिए कि 10% छूट दिए मतलब कमीशन दे रहे हैं, 100 में 10 कम हो गया तो 90, तो 20% का फायदा हुआ, 100 में 20 जोड़ दिए तो 15% कमीशन देंगे तो यहाँ हो गया 85। तो हमको कितने परसेंट का लाभ होगा? 100 प्लस एक्स। देन क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं, 90 इंटू 100 प्लस एक्स बराबर 120 गुना 85, 30 90, 30 चौके 120, 300 प्लस 3x बराबर 4 5 20, 4 32 2 34, यानी 3x बराबर 40, इसलिए x बराबर 13.1/3% का लाभ होगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि 200 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ दूसरे प्रकार के 2 किलोग्राम चाय मिलाकर मिश्रण को जो है 177 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो 18% का लाभ होता है। तो दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न ये है 200 रुपया प्रति किलोग्राम, 200 रुपया प्रति किलोग्राम के 3 किलोग्राम चाय के साथ, 200 रुपया प्रति किलोग्राम के 3 किलोग्राम चाय के साथ, 200 रुपया प्रति किलोग्राम 3 किलोग्राम चाय के साथ बोल रहा है कि दूसरी प्रकार की 2 किलोग्राम चाय, 2 किलोग्राम चाय मिलाई जाती है। यानी ये रेट हमको फाइंड आउट करना है, और ये कितना हमको पता नहीं है। 200 रुपया प्रति किलोग्राम के 3 किलोग्राम पता है, और इसका कितना किलोग्राम प्रति किलोग्राम ये पता नहीं है, लेकिन इसका 2 किलो है। और यहाँ मिश्रण है, मिश्रण को बोल रहा है कि हम जब बेच रहे हैं मिश्रण को 177 रुपया में 10% का लाभ, 18% का लाभ होता है। तो ध्यान देंगे कि मिक्सचर कहता है कि सारे चीज एक सीक्वेंस होना चाहिए। जब ये क्रय मूल्य तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि 177 रुपया में बेच रहे हैं तो मुझे 18% का लाभ हो रहा है। 18% का लाभ को हम 118 कहेंगे। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 18% का लाभ हुआ मतलब 118, और 18% का लाभ तब हुआ जब वो कितना में बेचा? 18% का लाभ हुआ यानी कि 177 रुपया में बेचा। तो 100 का यानी 118 का वैल्यू 177 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू x के बराबर है। क्रॉस कनेक्शन कर देंगे, 118 x बराबर 177 गुने 100, सो x बराबर 177 गुना 100 बटा में 118, 2 5 10, 2 9 18, 50 दूनी का 100, और ये 3 बार में कट गया तो 85 आई 150, यानी मिश्रण का जो रेट आया 150 आ गया। हमको पता है कि यह वैल्यू किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होता है। 200 में से 150 गया तो 50 आएगा। इसका मतलब कि 2 का मान 50 के बराबर है। चूंकि 2 बराबर 50 तो 1 बराबर 25, जब 1 बराबर 25 तो 3 बराबर 75, अर्थात ये कितना आएगा? 75 आ जाएगा। और 150 में से 75 गया कितना हो जाएगा? 75। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वैल्यू किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा होता है। तो 200 में से 150 गया तो 50 हो गया, और 150 में से 75 जाएगा तो 75, अर्थात दूसरा जो चाय का रेट होगा 75 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 20 को 100 मीटर से हराता है तथा बी सी को 150 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा?
अब देखेंगे 1 किलोमीटर का दौड़ है, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। जब 1000 मीटर की दौड़ है तो ए और बी का मुकाबला है, और 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। इसका मतलब ए फिनिशर है, ए 1000 दौड़ गया तो बी 100 मीटर से पीछे रह गया, मतलब कितना हो गया 900। तो इसका हम रेशियो ले लेंगे 10:9। अब कह रहा है, आगे के प्रश्न हम चल रहे हैं, बोल रहा है कि तथा बीसी को 150 मीटर से हराता है, बीसी को 150 मीटर से हराता है। ये हमेशा ध्यान दे कि दौड़ आपका 1000 मीटर का ही है। जब बी और सी लाइन में लगेगा तो ये भी 1000 मीटर के लिए ही लगेगा, 1000 मीटर से कंपेरिजन करेंगे, ना कि 900 से कीजिएगा। इसे कंपेरिजन आपको करना होगा 1000 से, अर्थात बी 1000 मीटर दौड़ जाता है लेकिन सी को 150 से हराता है, इसका मतलब ये 850 दौड़ेगा। तो इसको हम छोटा कर देते हैं, 20/500, 17×5=85, 20:17। अब हम इसे जो है रेशियो के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हम बताए थे एबीसी कैसे सेट किया जाता है। तो बी जब टाई कर गया तो हम बताए थे, जो विद्यार्थी मेरे रेशियो का नहीं देखे होंगे रेशियो का देख लेंगे। अर्थात एबीसी को हम कैसे करते हैं, 20×200, 20×9 180, 180 और 17×9 53 से। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नई मतलब पीछे क्लास नहीं देखे तो ध्यान देंगे, हम लोग कहते कैसे हैं, जिससे 10, 9, 20, 17 जेड बना देते हैं, 20 दाम में 200, 20×9 180, 17×9 53 से, तो 200, 180, 153 आ जाता है। तो ऐसे एक बार सीधा लेते हैं, स्क्वायर से और स्क्वायर नीचे। अब हम मुकाबला है किससे, ए और सी को। प्रश्न कर रहा है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा। प्रश्न यही बोल रहा है कि बताएं कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखेंगे ए और सी, तो जो रेशियो हो गया हम लोग का ए बी सी का 200, 180, 153 का हो गया। मुकाबला ए और सी के बीच का है, ए और सी के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। कितना डिफरेंस है, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 47 का, और इसमें हम बड़ा वैल्यू लेंगे। ए और सी में बड़ा वैल्यू कौन हो गया, 200। चूंकि दौड़ आपका कितना मीटर का है, 1000 मीटर का है, तो 1000 से मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस बटा में दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको नीचे रखेंगे, और दौड़ 1000 मीटर का है। 2×5 = 10, यानी 5×7 = 35, 5×2 = 23, यानी 235 मीटर से हराएगा। ए सी को 235 मीटर से। देखिए जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हुए हैं, मेरे रेशियो का जो है बना के हम वीडियो डाल चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए। क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारी बातों को हम नहीं बता पाएंगे, सेशन में हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक घन, इसको ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाली एक गोला का आयतन का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है कि एक घन को गोला में डालने से पूरी ठीक तरह से फिट हो जा रही है, तो दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन, चूंकि देखिए घन जो है गोला में डाला जाता है, और एक घन जो है उसको डाला जा रहा है गोला में। एक घन पूरी तरह से गोला में फिट हो जा रही है, तो कहने का मतलब कि गोला में यदि कोई चीज फिट हो जाए, इसका मतलब गोला का जो व्यास होगा घन के भुजा के बराबर होगा। भाई पूरे तरह से फिट हो जाएगा, इसका मतलब जो गोला का व्यास होगा घन के भुजा के बराबर होगा। तो जब भी गोला में कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाए, कोई भी चीज फिट हो जाए, इसका मतलब उसका जो डायमीटर होगा उसके भुजा के बराबर होगा। तो ए का मान 2r के बराबर है। ए क्या है, घन का भुजा है, और 2r क्या है, गोला का व्यास है। तो घन का आयतन बटा गोला का आयतन, जैसा कि हम लोग जानते हैं घन का आयतन भुजा क्यूब ए क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पायर क्यूब। अब हम ए के जगह पर 2r रखेंगे, 2r का क्यूब बटा में 4/3 पायर क्यूब, 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, 8r क्यूब बटा में गुणे 3 4πr क्यूब। तो करेंगे r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 दूनी के 8, यानी 6:पाई, यानी घन के आयतन बटा गोला के आयतन बराबर 6:पाई। तब जब घन में गोला जो है, गोला के अंदर घन पूरी तरह से फिट हो जाए तो ऐसा होगा।
अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया दिया हुआ है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 129 रुपया। तो बोल रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ध्यान देंगे, एक वर्ष के लिए साधारण एक निश्चित धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान आपस में बराबर होता है 1 वर्ष के लिए। तो जब 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 120 रुपया है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 60 रुपया हो जाएगा। अंधकार में क्या है का साधारण ब्याज 60 रुपया। अब देखने को मिला 60 रुपया 1 वर्ष का साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगला साल, इस साल 60 रुपया है साधारण ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगला साल साधारण ब्याज हो गया आपका 120, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 129। इसका मतलब कितना बढ़ गया? 9 रुपया बढ़ गया। जो 9 रुपया बढ़ गया वो कितना बढ़ गया? 60 रुपया बढ़ गया। चूंकि रेट निकालने के लिए 9 रुपया बढ़ा, किस पे बढ़ा? 60 पे बढ़ा, इसलिए 100 पे कितना बढ़ेगा? ध्यान देंगे, कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसको 1 साल से बैलेंस कीजिए, क्योंकि 1 साल से इसलिए बैलेंस कीजिएगा कि 1 साल पे एसआई और सीआई का मान आपस में बराबर होता है। 20 तिहाई 60, 20 पांच 100, 3 के 9, 5 तिहाई, रेट इक्वल टू 15% हो जाएगा। 2400 रुपया की किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का निश्चित 3264 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दिया जाए तो उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा? बोल रहा है कि 2400 रुपया की एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्रधन 4 वर्ष में मिश्रधन जो हो जाता है 3264 रुपया हो जाता है 4 वर्ष में अमाउंट। अब बोल रहा है कि यदि उतने ही रुपया पर रेट 1% बढ़ा दिया जाए, रेट यहां 8% होगा, यहां रेट आपका 1% बढ़ जाता है, तो उतना ही रुपया पर उतने ही वर्ष में उसका जो है मिश्रधन कितना होगा। प्रश्न को एक बार समझना होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये कह रहा है कि 2400 रुपया 4 वर्ष में साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 3264 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो यही रुपया इतने ही समय में कितनी हो जाएगी? तो समझना हम लोग को दोस्त क्या है, ध्यान ये देना है कि जो 2400 रुपया है वो क्या है? आपका 100%। धन जो होता है 100%, 100% का मान 2400 दिया हुआ है, तो 1% का मान 24 हो जाएगा। जब 1% का मान 24 हो जाएगा तो आपका रेट कितना बढ़ रहा है? 1% ही बढ़ रहा है। लेकिन जब 1% ही रेट बढ़ रहा है और कितने समय के लिए बढ़ रहा है? 4 वर्ष के लिए बढ़ रहा है, तो जब 1% का मान 24 रुपया है, यानी 1% 24 रुपया बढ़ेगा, तो 24 रुपया बढ़ेगा, 4 साल तक बढ़ेगा, तो 24 चौके 96। इसका मतलब जो पैसा होगा कितना बढ़ जाएगा? 24 चौके 96। भाई समझिए, 1% का मतलब 24, तो भाई 1% ये 4 साल तक बढ़ेगा। 1% इक्वल टू 24, तो 4% बराबर 24 चौके 96, अर्थात 1% को हम 24 बोल रहे हैं, तो 4% को 24 चौके 96 बोलेंगे। 4% इसलिए हो गया कि किसमें हम टाइमिंग से गुना कर दिए। अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 4 10, 9 6 15, 1 16, 3 3360 रुपया हो जाएगा। यानी वो राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3360 रुपया हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कनस्तर शराब से भरा था जिसमें 8 लीटर शराब निकालकर उसके स्थान पर 8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है और अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है। तो प्रारंभ में कनस्तर में शराब की मात्रा कितनी थी?
समझना होगा, बहुत ही प्यारा सवाल है कि पहले बेसिक समझ लेते हैं। ये जब मान लीजिए कोई बीकर है, तो पहले वो शराब से भरा हुआ है, पहले उसमें पानी नहीं था, पहले टोटल वो शराब ही था, लेकिन जब उसमें से 8 लीटर पानी मिला तो उतना ही शराब मिलाया जाता है, तो 16:65 हो गया। इसका मतलब जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही मिला रहे हैं, तो मात्रा के मान में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो पहले टोटल था, इसका मतलब दिया है 16:65, तो पहले टोटल था, इसका मतलब पहले टोटल था, तो टोटल था तो कितना हो गया 81 यूनिट, यानी टोटल 81 यूनिट पहले शराब था। इस बात को आप समझिएगा। अब ये शराब हो गया आपका 16 यूनिट और पानी हो गया आपका 65 यूनिट, लेकिन पहले टोटल शराब ही था। अब 8 लीटर निकाल रहे हैं, 8 लीटर मिला रहे हैं, तो शराब की मात्रा रिड्यूस हो रही है ना, लेकिन पहले टोटल शराब ही था। इस बात को मानिए, और दोनों जोड़ने से ही अभी भी 81 हो रहा है। तो समझेंगे कि जब मान लिया जाए, पहले बेसिक रूप से हम लोग जान लें, टोटल शराब की मात्रा y लीटर हम मान लेते हैं 1 - x/y टू द पावर n। x का मतलब हम उसमें से निकाल रहे हैं, 8 लीटर निकाल रहे हैं, 3 बार दोहराई गई। इसका मतलब कि यहां पर n का मान इवेंट कितना बार हुआ, 4 बार हुआ, क्योंकि 3 बार दोहराई गई और 1 बार पहले किया हुआ था, तो n का मान 4 हो गया, बट्टा में हम y कर दिए, y का मतलब टोटल कर दिए। तो ये जो हुआ, अब शराब की मात्रा ऊपर बना। अब शराब की मात्रा कितना है 16, और पहले टोटल शराब की मात्रा कितनी थी 81। दोस्त 65 जो है ये पानी की मात्रा है, और y हमारा टोटल मात्रा है। जैसे कि y कैंसिल हो गया, 1 - 8/y के पावर 4, 2/3 के पावर 4, 2 के पावर 4 16, 3 के पावर 4 81, दो तरफ का पावर मैच कर गया। सो 1 - 8/y बराबर 2/3, 1 - 2/3 बराबर 8/y, यानी 1/3 बराबर 8/y, तो 8 का 24, यानी पहले शराब की मात्रा कितनी थी 24 लीटर। आप समझिएगा, थोड़ी सी से प्रभावित लेवल में सोचिए आप। अब शराब की मात्रा 16 है, अब शराब की मात्रा कितनी हुई 16, पहले कितनी थी, दोनों जोड़ देंगे 81। चूंकि इवेंट 4 बार हुआ है, 3 बार दोहराया गया है, 1 बार पहले, तो हम यहां जितना बार इवेंट होगा वहां इतना डाल देंगे। यहां हमने 4 डाल दिया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 टोटल को इंडिकेट कर रहा है, कितना का मात्रा हो रहा है 1 का, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, प्रश्न में कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है। 1 का मान 8 के बराबर, 8 का 24, यानी पहले शराब की मात्रा 24 लीटर, जैसा कि हम इसमें निकाल रखे थे। तो आप यहां से भी चीजों को आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न में बोल रहा है कि आपका एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक नाव धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल लिए गए समय का आधा समय लेती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। पहले हम लोग इसको बेसिक समझ लेते हैं। यदि नाव की चाल, बेसिक पहले समझ लेते हैं, इसके बाद में आप इसको एडवांस समझेंगे। नाव की चाल यदि हमने x मान लिया और धारा की चाल हमने y मान लिया, तो धारा के दिशा में जाएंगे तो हम प्लस में, और धारा के विरुद्ध दिशा में जाएंगे तो माइनस में, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो निश्चित दूरी का कहने का मतलब कि दोनों तरफ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। भाई जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। सो दूरी कांस्टेंट है, दूरी और वेग गुने समय v1 t1 और v2 t2। अब यहां पर बात यह है कि जब बहाव में जाएंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल x प्लस y, और जब बहाव के विपरीत जाएंगे तो x माइनस y। अब समझना यह है कि जो समय लग रहा है उससे आधा समय लग रहा है। इसका मतलब एक घंटा लगता होगा तो 1-2 घंटा लगता होगा। तो अब बताइए, आप ही बताइए कि आपका टाइम कब लगेगा, बहाव के दिशा में या बहाव के विपरीत दिशा में? तो बोलेंगे कि बहाव के दिशा में। बहाव की दिशा में 1 घंटा लग रहा है, तो बहाव के विपरीत कितना लगेगा 2 घंटा लगेगा।
जैसा कि x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y, 3y बराबर x, 3/1 बराबर x बटा वाई, जैसा कि हम लोग सीखे। लेकिन दोस्त कभी भी इस तरह का प्रश्न दे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझना क्या है, नाव धारा बहुत ही आसान है। जब हम नाव धारा के वीडियो देंगे तो आप उसको बढ़िया से देख लेंगे आप। जैसा कि चाल को समझिए, टाइमिंग, यदि बहाव में 1 घंटा लग रहा था, बहाव के विरुद्ध 2 घंटा लग रहा है, क्योंकि बहाव और इसके बीच में एक दुगना का फर्क है। तो टाइमिंग का रेशियो 1:2 का है, चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं टाइम वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब नाव की बात है तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, 2/1 3, और 2 में से गया 1, यानी एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। इसका मतलब यह जो इंडिकेट करेगा नाव की चाल को इंडिकेट करेगा, और ये जो इंडिकेट करेगा धारा की चाल को इंडिकेट, अर्थात हम कह सकते हैं 3:1। दो शहर एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और दूसरी रेलगाड़ी 10 बजे बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो दोनों जो रेलगाड़ी है आपस में कब मिलेगी, कितने बजे मिलेगी ना। देखिए ध्यान देना है कि ए बी, उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ए और बी के बीच की जो दूरी दिया हुआ है 500 किलोमीटर का। अब ए से जो ट्रेन चल रही है वो चल रही है आपका 8 बजे, 8 बजे चल रही है, और उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। बी से जो ट्रेन चल रही है वो 10 बजे चल रही है, और उसका स्पीड जो मेजर किया गया, उसका जो स्पीड मेजर किया गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो हम लोग को जानना है कि दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेगी। प्रश्न को ध्यान समझिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम हैव बीन 500 किलोमीटर। दोनों के बीच का जो है 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 70 किलोमीटर पर आवर से प्रोसीड कर रहा है, 110 किलोमीटर पर आवर से प्रोसीड कर रहा है। ये 8 बजे और ये 10 बजे। तो समझना आपको यह है कि ये 8 बजे ये 10 बजे, इसका मतलब ये अकेला 2 घंटा चलेगा, क्योंकि 10 बजने के बाद दोनों चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको अकेला, ये 8 बजे खुला है तो इसको अकेला 2 घंटा चलाइए, क्योंकि ये 10 बजे खुल रहा है तो इसको 10 बजे तक पहले पहुंचाइए। जब 1 घंटा में 70 कर रहा है तो 2 घंटा में 8 दूनी का 70 दूनी का 140, यानी ये ट्रेन यहां आ गई, अब यहां आ गई, अब यहां से चलेगी, अब यहां से दोनों चलना शुरू करेगा। 140 ए ने तय कर लिया। अब ये 8 बजे खुला था, 2 घंटा के बाद ये भी 10 बजे हो गया। अब ए यहां आ गया है, इसका अब टाइमिंग 10 बजे हो गया है, और अब ये भी खुलेगा 10 बजे। अब इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान दें कि हमको 140 चल लिए, टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर था। इसका मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस अब कितना बच गया, 360 बच गया, क्योंकि 500 में से 140 घटाएंगे तो 360। अब यहां का टाइमिंग हमको निकालना है। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना रखेंगे, 360 रखेंगे, और जब दो ट्रेन एक दूसरे के ना अपोजिट, एक दूसरे की दिशा में एक दूसरे की ओर चल रही हो तो चाल को हम जोड़ देंगे। 70 110 180 हो जाएगा, 80 दूना 160 हो जाएगा, यानी यहां 2 घंटा का समय जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम उठाए थे 8 बजे, 2 घंटा अकेले चला यहाँ पे, 8 + 2, और यहां के बाद टाइम कितना लगा लोग का, 2 घंटा, यानी ट्रेन जो मिलेगी कितने बजे मिलेगी, 12 बजे मिलेगी। बात को पुनः समझिए कि चूंकि 10 बजे से बी चल रही है, इसका मतलब इसको ये 8 बजे चली तो इसको 2 घंटा चला दिए, 1 घंटा में 70 गई, 70 दूनी 140 हो गया। अब ये ट्रेन 10 बजे यहां पर पहुंच गई, ये भी 10 बजे यहां पर, दोनों चलेगी। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस 500 है, 500 में से आपका 140 चला गया, 360 बच गया। समय बराबर दूरी बटा चाल, 2 घंटा लगा यहां, 8 × 2 = 10 × 2 = 12 बजे।
अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि खाली हौज भरने में दो पाइप ए और बी 60 मिनट 40 मिनट का समय लेते हैं। ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। तो 60 40 का एलसीएम 120 कर लेते हैं। 60 दूनी 120, 40 3 120। अब यहां हम रुक जाएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। ये टंकी को आधे समय तक बी काम करे और आधा समय में ए और बी दोनों काम करे तो हौज कितने समय में भर पाएगा? समझना ही हम लोग को। एक 60 मिनट में भर रहा है, एक 40 मिनट में भर रहा है। बोल रहा है कि यदि टंकी को भरने में आधा समय तक बी चले और आधा समय में ए और बी दोनों चले, जैसे हमने 2t टाइम मान लिया। 2t टोटल टाइम कितना मान लिया? 2t। टी भी आप मान सकते हैं। 2t इसलिए मान लिए कि आधा समय टी हो गया, आधा समय टी हो गया, और आधा समय तक बी को चला दिया और आधा समय में ए और बी दोनों को चला दिया। अब आप ही बताइए, आधा समय तक बी चला है टी मिनट तक, बी 1 मिनट में 3 मिनट, तो टी मिनट में 3t बी चल गया, और आधा समय में ए और बी दोनों चला, 3 2 5 5t, और टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। सो 8t बराबर 120, टी बराबर 15 मिनट, लेकिन आपने टोटल टाइम कितना माना है? 2t, तो इसका मतलब 2 गुने 15 अर्थात 30 मिनट में टंकी हौज पूरी तरह से भर जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ 8 दिन 12 दिन और 16 दिन का समय लेते हैं। XYZ 8 दिन 12 दिन और 16 दिन का समय लेते हैं। कह रहा है कि पहले X ने इस पर 2 दिन काम किया, पहले X 2 दिन काम किया। इसके बाद कह रहा है कि Y उतने ही दिन काज करता है जब तक कि Z के लिए 25% काज शेष बच जाता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ध्यान देना होगा। XYZ 8 दिन 12 दिन 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और X इस पे 2 दिन काम कर लिया। कह रहा है कि Y तब तक काम करेगा जब तक कि Z के लिए 25% काम बच जाए। तो चेक परसेंट का मामला है, तो चेक करते हैं। X का 1 दिन का काम 1/8 हो गया, और X ने 2 दिन काम किया, 2 चौके 8, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है? 25%। Y उतने ही दिन काम करता है जब तक Z के लिए 25% बच जाए। इसके लिए ऑलरेडी बोल रहा है कि 25% आपको काम बच जाता है। ये 25 और ये 25 50 हो गया। टोटल जो वर्क होता है 100% होता है। इसका मतलब ये कितना परसेंट करेगा? 50% करेगा। 100% 12 है तो 50%, उसका आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 100% का मान 16 है तो 25% का मान उससे 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16 होगा, यानी 6 4 10 2, टोटल टाइम टेकन 12 दिन। तो प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज से था लेकिन आसान है। 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उतने ही काम 3 आदमी और 7 महिला मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 10 महिला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी? प्रश्न को समझा जाए कि 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 3 आदमी और 7 महिला मिलकर उस काम को 10 दिन में, तो 10 औरत उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? हम लोग इसको छोटा सिंपलिस्ट कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 5 10, 4 चौके 16, 4 6 24, पंक्तियां 15, 7 5 35, 16 में से 15 गया, 1 मैन, 35 में से 24 गया, 11 वोमेन। 1 मैन 11 वोमेन के बराबर है। जैसा कि प्रश्न आपका दिया हुआ 10 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी, तो या तो LHS या RHS उसको वोमेन बनाना होगा। तो जब 1 मैन बराबर 11 वोमेन, तो 11 चौक 44 वोमेन हो जाएगा। कैसे? 1 मैन बराबर 11 वोमेन, 4 मैन बराबर 44, ये तो खुद और वोमेन है, इसको छोड़ देंगे, यानी 44 और 6 कितना हो गया? 50। तो देखेंगे चूंकि यहां से यहां तक 50 औरत किसी काम को 8 दिन में कर रही हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि 10 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगी? M1 D1 बराबर M2 D2। जैसे 50 औरत किसी काम को 8 दिन में, 10 औरत उस काम को कितने दिन में? जैसा कि आपको देखने को मिला 8 5 40, X बराबर 40 दिन।
यानी कि काम कितना दिन समाप्त होगा, 40 दिन में समाप्त होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिया हुआ है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। m संख्याओं का एवरेज n स्क्वायर दिया हुआ है और बोल रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान देंगे, n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। जैसा कि हम कहें कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो कुल कितना, 4 5 20, तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो m संख्या का हम t मतलब टोटल mn स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार जब n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्या का टोटल nm स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ देंगे तो m प्लस n संख्या का टोटल, यदि हम mn इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहां से n निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, m निकलेगा। m प्लस n संख्याओं का टोटल निकल गया, लेकिन हमको m प्लस n संख्या क्या चाहिए, औसत चाहिए। m प्लस n संख्या का एवरेज चाहिए, दैट मीन्स mn इंटू n प्लस n, और m प्लस n का एवरेज m प्लस n, यानी कितना हो जाएगा, mn। तो प्रश्न को समझना होगा, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, इसका मतलब m संख्याओं का टोटल mn स्क्वायर हो गया। n संख्याओं का औसत n स्क्वायर, n संख्याओं का टोटल nm स्क्वायर हो गया। हम टोटल निकाल लिए, इतना हो गया। औसत निकालना है तो m प्लस n से भाग दीजिए। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 और लघुत्तम समापवर्तक 105 है। महत्तम समापवर्तक 3, लघुत्तम समापवर्तक 105 है और उनका योग दिया हुआ है 36। तो बोल रहा है उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। जैसे मान लिया जाए x और y दो संख्या है, तो x दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है। x प्लस y का मान कितना हो गया, 36 दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लस। तो पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान ली, और आपका HCF हो गया 3 और LCM हो गया 105। हमको निकालना है कि उन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। तो x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/, यही हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो जैसा कि हम लोग x y लघुत्तम हो जाएगा और y प्लस x, और y प्लस x का मान 36, x y का मान 36, 3 4 के 12, 3 के 9, 3 25। का मतलब हम कह सकते हैं कि उनके व्युत्क्रम का जो 4/35 होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 बराबर z के पावर 1/3 है। तो बोल रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि मैं जो भी आज सीरीज करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ऐसे आप सीरीज को पकड़ ले तो कंपटीशन बहुत दूर नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पर पावर नहीं है, इसका मतलब इस पावर को हटाना होगा। इसका मतलब दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया। a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इसका क्यूब करेंगे x के पावर 1/3 का क्यूब प्लस y के पावर 1/3 का क्यूब 3x के पावर 1/3 इंटू y के पावर 1/3 इंटू a प्लस बी। x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 बराबर z के पावर 1/3 का क्यूब। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 3 x के पावर 1/3 y के पावर 1/3 और इतना का मान आपका जो है z के पावर 1/3 दिया हुआ है और ये वैल्यू z हो गया। जैसा कि आपको x प्लस वाई माइनस जेड चाहिए, तो x प्लस वाई जेड को इधर ला देंगे, माइनस जेड हो जाएगा, तो -3 x y जेड के पावर 1/3 कर लिए।
जैसा कि जो वैल्यू निकालना है उस पर ध्यान देंगे, x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब। x प्लस वाई माइनस जेड का मान कितना दिया आपका निकला हुआ -3 एक्स वाई जेड के पावर 1/3, पूरा का आप क्यूब कर देंगे प्लस 27 एक्स वाई जेड। माइनस का पावर जब ऑड होता है तो नेगेटिव, 3 का क्यूब 27, ये 3 से 3 कट जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 27 एक्स वाई जेड, अर्थात वैल्यू कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17/13 है, तो आपको चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। जैसा कि देखिए आप बेसिक से पढ़े तो आप क्या करते हैं कि हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को x मान लिया। बेसिक पहले बताते हैं, दो तरफ का स्क्वायरिंग को जोड़ देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, एक और एक, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, 1 1 2, 2 माइनस 289 बटा 169 बराबर x स्क्वायर, 2 से गुना 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 2 1 3 338 माइनस 289 बटा 169 बराबर x स्क्वायर। और जैसा कि 18 में से 9 गया 9, 12 में 60 गया 4, 49 बटा 169 बराबर x स्क्वायर, तो x अंडर रूट कर लेंगे, यानी प्लस माइनस 7 बटा 13, और x किसको माने थे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को माने थे। लेकिन दोस्त एग्जामिनेशन में आप इसे ऐसे नहीं बनाएंगे। अब कहिएगा बना के काट दिए, इसलिए काट दिए कि आप ऐसे बना के एग्जाम्स नहीं निकालेंगे। अब चीजों को समझिए, चीजों को समझना होगा। जैसा कि प्रश्न था हम लोग के पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17/13, तो हम लोग ट्रिपलेट कर लेते हैं। ट्रिपलेट मतलब 17 को हम 12 प्लस 5/13 कर लेते हैं। ट्रिगो का जब हम आपको वीडियो देंगे तो आप उसको ध्यान समझिएगा। ट्रिगो का प्रश्नों को आप इसी 2-3 सेकंड में पढ़ा देंगे, क्योंकि हमको ट्रिपलेट बिना राइट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है। जैसे 12 का स्क्वायर 144, 50 169, 169 किसका स्क्वायर 13 का, इसका मतलब जो साइड्स होंगे 12 5 13 होंगे। अब प्रश्न एक उठता है, सबसे बड़ी भुजा आपका 13 है, 12 और 5 का स्थान फिक्स नहीं है, तो एक बार 12 और 5 यहां कर दिए, और एक बार और फिगर मान ले लिया। 13 का तो स्थान फिक्स है कि वो बड़ा होता है, यहां 5 कर दिए और यहां 12 कर दिए। अब आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। इस फिगर से हम चलिएगा तो 12/13 माइनस 5/13, इसका मतलब 7/13 है। इस फिगर से चलिएगा, इस फिगर से तो 5/13 माइनस 12/13, इसका मतलब माइनस 7/13 है। तो एक बार वैल्यू प्लस में आ गया और एक बार वैल्यू, तो इस वैल्यू को आप नहीं लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 7/13, अर्थात साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान दिस मच। दोस्त आपको ऐसे समझना होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान क्या होगा। तो आप समझ लीजिए 2 दिया है, इसका मतलब इसको 1 कर दीजिए और इसको 1 कर दीजिए, 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 2 हो गया। साइन का मान 1 कब होगा 90 डिग्री, अल्फा बराबर 90 एंड बीटा बराबर आल्सो 90। सो कॉस 90 प्लस 90/2 यानी कॉस 180/2
यानी cos 90 और cos 90 का मान 0। दोस्तों जैसा कि देखें कि एक अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर बार रोल अदा करते हैं, तो उसको मैंने लिया। और ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न इधर उधर से, जो भी लिया टू द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चीजों को समझिए, ऐसा यदि मेरा मानना है कि ऐसे आप बहुत सारे सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई थिंक आपको खुद अपने से एनालाइज होगा कि आपने सिलेबस कितना कवर किया है, क्या नहीं किया है। चलिए, आपके साथ हम डेली जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डेली आपके साथ हैं।